गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए फिर से क्लास को शुरू करते हैं और अभी बिहार के भूगोल के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक ही क्लास में देख लेंगे। तो बिहार के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं, ज्योग्राफी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सिर्फ एक देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है और वो देश है नेपाल। नेपाल की सीमा जो है वो बिहार राज्य से जुड़ती है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भाई एक जिला है पूर्णिया। इसमें से देखिए मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, तीनों जो है ना, तीनों जिला अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है। ठीक है, आपने अगर क्लास देखा होगा, मेरी क्लास को देखा होगा, तो मैंने बिहार की बेसिक चौहद्दी सब बता रखी है, तो उसमें आपको बस पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? इनमें से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो वह है पुनपुन। पुनपुन जो है ना, वो फतुहा के पास जाके गंगा से मिल जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे चूना पत्थर, कैमूर के पठार में ना खूब सारा चूना पत्थर है, जिसके कारण जो है सीमेंट उद्योग और बाकी उद्योग वहाँ पर अच्छे से फला फूला है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है वो है गंडक पर। त्रिवेणी किस नदी पर है? गंडक पर है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो देखिए 45.85, लगभग 46% जो है ना भूमि लेकर के झारखंड बना है। कई बार एग्जैक्ट डेटा दे देता है, कई बार जो है वो सीधा 46% दे देगा। तो आपको एग्जैक्ट अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, 45.85%। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भाई बिहार का शोक जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी खूब सारा बाढ़ लेकर के आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है? भाई आम की एक प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है तो वह है सफ़ेदा। सफ़ेदा आम जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है। लेकिन और आम भी बिहार में पाए जाते हैं, जैसे जर्दालू, लंगड़ा, दशहरी सब पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेदा सिर्फ और सिर्फ बिहार की जलवायु में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए मूंगा रेशम नहीं है, ठीक है ना, मूंगा रेशम नहीं है, बाकी सब जो है पंजीकृत है। तो मूंगा रेशम को छोड़ के बाकी सब इसमें पंजीकृत हैं, जैसे मगही पान, कतरनी धान, जर्दालू आम, ये सब जो है सम्मिलित हैं। बिहार में लीची उत्पादन है, बिहार में लीची उत्पादन कितना है? तो देखिए भारत के उत्पादन का 74% है, ठीक है ना, भारत के उत्पादन का 74% है। जिसको याद होगा तो उसके तो दो क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए होंगे CDPO 2018 में। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? भाई कौन सी दो नदियां जो है वो अमरकंटक से उद्गमित है वो बताना है। तो देखिए दो तो पक्का ही है, और वह एक नर्मदा है और एक सोन है। ठीक है, तो कौन सी दो नदियां अमरकंटक से तो यह है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो है वो दोनों ही नदियाँ जो है वो अमरकंटक से उद्गमित है। आगे देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं? देखिए उत्तर की ओर कौन सा प्रभावित है, यानी कि उत्तर से आके जो गंगा में मिल जाती हैं वो, या उत्तर से चल के दक्षिण में मिल जाती है वो। देखिए इसमें जो है गंडक, घाघरा और कोसी उत्तर के तरफ से जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। कौन सी तीन नदियां हैं? कोसी, घाघरा और गंडक जो है उत्तर के तरफ से आती है, गंगा में मिल जाती है। लेकिन सोन नदी जो है ना वो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। देखिए कोसी, घाघरा और गंडक उत्तर बिहार की नदियां हैं और वो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होकर गंगा में मिलती है। लेकिन सोन जो है ना वो दक्षिण की तरफ से चलती है लेकिन उत्तर की ओर आके गंगा में मिलती है। तो सोन इसका जो है वो सही उत्तर होगा। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? भाई अमरकंटक में किसका उद्गम है? तो ये सोन का है। तो सोन का उद्गम जो है वो अमरकंटक में है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है?
भाई उत्तर की ओर से आके कौन मिलती है, तो भाई अभी चर्चा किया था हमने, तो होगा कमला, गंडक, कमला, बागमती। ये उत्तर से की ओर से आके मिलती है, लेकिन ये नदियाँ दक्षिण की तरफ बहती है, अपने प्रवाह में ये दक्षिण की तरफ बहती है। उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, दक्षिण की तरफ बह के गंगा में मिलती है उत्तर की तरफ से। कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? भाई सीमा रेखा कौन सी बनाती है? तो यह है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और यूपी के बीच की सीमा बनाती है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सबसे अधिक नदी पथ किसने परिवर्तन किया है? तो ये किया है कोसी ने। भाई कोसी कुख्यात है अपने नदी मार्ग को परिवर्तित करने के लिए। चलिए हमने यहाँ देखा, अगले स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? भाई किससे होती है? त्रिवेणी नहर से होती है, खूब सारी त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है उसमें पानी कौन सी नदी से आता है? तो ये आता है गंडक से। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक से। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र में, पूरा बिहार ही मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है। भाई बिहार में भांगड़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सबसे लंबा रेल पुल जो है वो किस नदी पर बना है? लंबा रेल पुल की बात हो रही है, रेल के पुल की बात हो रही है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? ये सोन नदी पर बना है, ठीक है ना? ये टीटी 2012 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो है इसी उत्तर में से चुनना है, तो ये सोन नदी पे बना है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग, देखिए पुराना डेटा है, पुराना डेटा के अनुसार से तो ये 17% के लगभग था, लेकिन उस समय झारखंड साथ में था, ठीक है ना? नया डेटा के अनुसार से वो चीज़ें चेंज हो गई है, तो हम लोग पढ़ देते हैं उस चीज़ को। अविभाजित बिहार, झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार में कुल वन क्षेत्र 29,277 वर्ग किलोमीटर था, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 17% था। 2015 ईस्वी में 7,299 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.75% है। एक लेटेस्ट वन रिपोर्ट हम लोग फिर से देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? भाई कौन से अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का जो प्रकाशन था वो पटना से होता था, जो इसमें दिया गया है उसमें इंडियन नेशन है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का, तीनों ही है, तीनों हम लोग खाते हैं, हम लोग के यहाँ उपजाते भी हैं इन तीनों को। अब 25वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। देखिए, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। ये सही नहीं है, ठीक है ना? ये बी उत्तर जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो सही है उसको पढ़ देते हैं, क्या कि ये जानकारी रहना जरूरी है। बिहार के कुल रोपित क्षेत्रफल सोन एरिया का लगभग 46% सिंचित है, बिल्कुल सही है। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है, ये भी सही है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है, ये भी सही है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो ये किया गया है कोसी नदी पर, वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी फंड दिया था कोसी को। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। भाई बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो यह है बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है? तो यह है बरौनी में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो ये मखाना उत्पादन में जो है बिहार वो पहले नंबर पे है पूरे देश में। ये जितने क्लासेस है सबको घोटा लगा लीजिए, एग्जामिनेशंस में यहीं से देखने को आएंगे क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सूची 1 उद्योगों को सूची 2 के साथ
सहसंबंध स्थापित कीजिए। दोनों को मिलाना है। देखिए तो सीधा है, कागज़ एवं लुगदी ये डालमिया नगर में है, ठीक है ना। कागज़ एवं लुगदी का जो क्षेत्र है ना, ये डालमिया नगर है। डालमिया नगर और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, ठीक है ना। एक चीज़ों के लिए नहीं, सीमेंट का उद्योग भी है यहाँ पर, अखबारी कागज़ भी बनता है। सिगरेट के लिए दिलवारपुर है, सिगरेट के लिए दिलवारपुर है, सही है 2। प्लाईवुड हाजीपुर में है, प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। और जूट जो है वो पूर्णिया में है। मौसम दलदली है वहाँ का क्षेत्र, तो वहीं पे सपोर्ट करता है। तो चलिए, कागज़ एवं लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट जो है वो पूर्णिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जब मैंने किताब देखा था ना, तो उसमें चमड़ा दिया हुआ था, चमड़ा वाला। ये चमड़ा सही उत्तर है, 56 to 59 का है। फिर मैंने जब यहाँ से देखा, की वगैरह देखा, तो इसमें कहीं पे सीमेंट था और भी चीज़ें थी। तो देखिए मैं बता देता हूँ, अगर इसका उत्तर ई होगा तो ई के थ्रू जाया जा सकता है। वैसे कंडीशन में जब वहाँ पर चीनी उद्योग की बात हो, सीमेंट की बात हो, पेपर की बात हो, केमिकल की बात हो, 4 चीज़ का उद्योग जो है डालमिया नगर में है। और सीमेंट का भी है, चीनी मिल भी है, पेपर भी है, तो ये सब डालमिया नगर में है। तो डालमिया नगर किस लिए फेमस है? कागज़ एवं लुगदी भी वहीं पर है, सीमेंट भी वहीं पर है, चीनी भी वहीं पर है। अब चमड़ा का तो बिल्कुल मैंने कहीं नहीं देखा, गूगल सर्च करके भी देखा तो चमड़ा तो मुझे मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं किताब में हूँ, यहाँ पर ये चमड़ा दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आध तो मिसप्रिंट होता ही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। भाई ये अब बिल्कुल 16 करोड़ टन था कभी, ठीक है ना। पहले कभी 16 करोड़ टन था, तब जब बिहार झारखंड एक था। अभी बिल्कुल भी कोई कोयले का कोई खान नहीं है। अब ये देख लेते हैं, बिहार में सूची 1, खनिजों को 2 सूची प्राप्त स्थानों से सहसंबंध स्थापित कीजिए। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि अबड़क, अबड़क कहाँ मिलता है हमारा। तो अबड़क को हम लोग देखें तो अबड़क मिलता है गया में, ठीक है ना। अबड़क का कौन सा जगह सही है, तो अबड़क मिलता है गया में। सोना, स्वर्ण का क्षेत्र जो है ना वो मुंगेर में है, ठीक है ना। मुंगेर में सोना मिल जाता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो इकोनॉमिक रूप से बेनिफिशियल नहीं है। अब डोलोमाइट की नाम लेते हैं। डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ मिलता है? डोलोमाइट मिलता है रोहतास में। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? ये मिलता है किशनगंज में, ठीक है। घोट लीजिएगा इसको। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। अब भाई इन कौन राजमार्ग जो है छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो देखिए ये है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो है ना, वो जोड़ता है छपरा और गोपालगंज को। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण को सूची 1, सूची 2 वगैरह सुमेलित करना है, ठीक है ना। इसको सुमेलित करना है। हम लोग आ गए हैं 34 नंबर क्वेश्चन को, तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर देखें तो बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 गुजरती है बिहार से, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बिहार से गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, तो 12 नंबर तो नहीं गुजरता है, क्योंकि 11 सी तो जयपुर में मैंने देखा है, तो 12 नंबर तो साफ़ ही नहीं होगा। अपने ऑब्जर्वेशन को भी यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करिए। किसी दूसरे शहर में घूमने गए हैं, वहाँ पे आप किसी राजमार्ग पे घूमे हैं, तो देखिए उसका नंबर क्या है। बिहार तो दूर दूर तक नहीं टच होगा उससे। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। भाई सबसे लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, तो भाई कई बार सेंसस में छपता रहता है ना कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये है राजमार्ग संख्या 31। और है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। भाई ये तो एक सीधा सा है मामला है कि जो बिहार के लिए नहीं है, ठीक है, वो कौन सा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अच्छे से देखते हैं। तो देखिए बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। और इसमें फिर हम लोग बात करते हैं इसकी कि प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, तो एक ही बचा है, तो ये बचा है 2, ठीक है ना। तो डी का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बस इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना कोशिश करिए कि एकदम अच्छे से घोट लेने का, आपको बहुत फ़ायदा देगा एग्जामिनेशंस के टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम में जो है ना, मतलब 2 घंटे का सफिशिएंट टाइम रहता है, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है भाई। कोशिश करना है कि 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर बिहार में है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ये है हाजीपुर। केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर में। गंगा सेतु से ही देखिए खूब दिखेगा आपको केला का क्षेत्र। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो ये है बिहार। अग्रणी राज्य बिहार है मखाना की खेती के लिए। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भाई रेशम उत्पादक केंद्र तो एक ही है, वो है भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोकामा में। अब देखते हैं ये क्वेश्चन को, देखते हैं कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर हम लोग को मनन करना है, ठीक है ना। अब इसमें मनन करना है और इसमें कौन से कथन सही हैं ये देखना है। तो देखिए, इसमें एक तो चीज़ सही मुझे दिख रहा है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत यानी वाटर लॉग्ड बनी रहती है। ये सही है। और बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। 5 एकड़ का 1 एकड़ भी नहीं है भाई, लेकिन ये सही है। 5 एकड़ से कम तो सब आ गया ना, तो 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 कहाँ पर है? तो डी में है ये। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में है? देखिए ककोलत है नवादा में। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है नवादा में। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में, अब बताइए। नक्शा देखना कितना ज़रूरी है, नक्शा के बिना कैसे होगा काम। अब यहाँ पर देखिए, नक्शा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, मैप के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो देखेंगे सबसे पूर्वी भाग में कौन सा क्षेत्र पड़ गया। अगर मैप को हम लोग याद करते हैं तो किशनगंज जो है ना वो सबसे पूर्वी क्षेत्र में पड़ गया, लेकिन किशनगंज का तो नाम ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पूर्णिया भी पूर्वी क्षेत्र में है, लेकिन कटिहार इसका उत्तर हो जाएगा। कटिहार जो है इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। कटिहार इसका सही उत्तर होगा। काहे कि जो कटिहार की जो सीमा है वो थोड़ी ज़्यादा आगे भाग करके जो है पश्चिम बंगाल से जाके सट जाती है, ठीक है ना। और किशनगंज अगर होता तो किशनगंज के थ्रू हम लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे किशनगंज ऑप्शन में नहीं है, तो ये कटिहार होगा। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो देखिए अनुपम झील जो है ना वो बिहार में स्थित है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, इन सबको घोटा लगा लीजिए, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया इसको तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो आप इसको शेयर करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि फालतू की बातें क्लास में नहीं बोलूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। जो अब भाई मन की बात के लिए जो होता है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये सब काम के लेक्चर्स हैं, तो जो भी लोग हैं, कोई रिवीजन के ख्याल से आते हैं, कुछ लोग सीखने के ख्याल से आते हैं, तो उनका समय ना वेस्ट हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलता हूँ। अन्यथा बहुत जगह मैंने देखा है जो लोग लंबा खींचते रहते हैं, जैसे कि 15 मिनट का कंटेंट नहीं होता है और लगभग 1 घंटा खींच दिया, तो उससे क्या बहुत बार हानि होती है। मेरे वीडियो जैसे नहीं होंगे। मैं जो बकवास के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे बकवास कर लूँगा मैं, लेकिन ये सब काम की वीडियो हैं, तो यहाँ पे फालतू की बातें नहीं होगी। नो बकवास, ओनली काम की बात। चलिए ओके, धन्यवाद।